सामाजिक विज्ञान की इतिहास की पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 1, अध्याय 1 और अध्याय का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। आज अध्याय के इस भाग में हम भाग 2 करेंगे। भाग 1 में हम आपको अब तक बता चुके हैं कि 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। जब वह गद्दी पर बैठा तो उसे खजाना खाली मिला, क्योंकि राज दरबार के खर्चे थे और युद्धों के कारण जो खजाना खाली हो गया था, तो खर्चों को, दिन प्रतिदिन के खर्चों को चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी। इसलिए राजा ने टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया, कर बढ़ाने का निर्णय लिया। लेकिन टैक्स बढ़ाना आसान नहीं था। इसके लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाना जरूरी था। उस समय फ्रांस का समाज 3 एस्टेट में या 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट, दूसरा एस्टेट और तीसरा एस्टेट आपको बताया गया था। तो ये तीनों वर्गों से मिलकर जो थी वो एस्टेट जनरल बनी थी। तो कर देने के बारे में भी आपको बताया गया था कि दोनों, जो पहले एस्टेट और दूसरे एस्टेट के जो लोग थे वो कर नहीं देते थे। सारे के सारे काम और सारे के सारे जो टैक्स थे वो तीसरे एस्टेट के लोग देते थे। लुई 16वें ने 5 मई 1789 को वर्साई में एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। तीसरे एस्टेट ने मांग रखी कि बैठक में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य को 1 वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन सम्राट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। नाराज होकर तीसरे एस्टेट के लोग सभा को छोड़कर चले गए। कि पिछले भाग में आपको बताया जा चुका है। 20 जून 1789 को तीसरे एस्टेट के लोग वर्साई के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, कानून बनाने वाली जो संस्था होती है, और राजा की शक्तियों को कम करने वाला नया संविधान बनाने का निर्णय लिया। यहां तक हम आपको बता चुके हैं। तो जिस समय नेशनल असेंबली नया संविधान बना रही थी, ठीक उसी समय पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। क्यों हो रहा था आंदोलन, क्यों चल रहा था? क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण फसल बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण पाव रोटी की कीमतें, क्योंकि पाव रोटी वहाँ का मुख्य भोजन था, तो कड़ाके की ठंड के कारण फसल बर्बाद हो गई थी, और जिसके कारण पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी की दुकानों पर घंटों खड़े रहने के बाद भी जब औरतों को पाव रोटी नहीं मिली तो उन्होंने दुकानों पर धावा बोल दिया। इससे फ्रांस में अस्त व्यस्तता फैल गई। राजा ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया और दुकानों पर लूटपाट होने लगी, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई, तो राजा ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। तो ये दुकानों का आप दृश्य देख रहे हैं कि किस प्रकार औरतें घंटों खड़ी रहती थी पाव रोटी की दुकान पर, लेकिन पाव रोटी नहीं मिलती थी। 14 जुलाई 1789 को, ये डेट आपने याद रखनी है, अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि फ्रांस की क्रांति भी इसी दिन हुई थी, यहीं से उसकी शुरुआत मानी जाती है। 14 जुलाई 1789 को पेरिस में आतंक का माहौल था। अफवाह फैल गई कि राजा सेना को लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 आदमी और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए। इन लोगों ने अपनी एक जन सेना बनाई और हथियारों को इकट्ठा करने के लिए सरकारी भवनों पर हमला कर दिया। क्योंकि जब राजा ने आदेश दे दिया सेना को, तो लोगों ने भी अपनी सेना बनाई। क्योंकि लोग खाली हाथ थे, तो हथियारों को इकट्ठा करने के लिए उनको लगा कि सरकारी भवनों में हथियार रखे हैं, तो उन्होंने सरकारी भवनों पर हमला कर दिया। इसके बाद सैकड़ों लोग पेरिस के पूर्वी भाग की ओर चल पड़े और वहां बास्तील जेल पर हमला करके इसको ढहा दिया, इसको नष्ट कर दिया और इसके अवशेषों को बाजार में बेच दिया।
ये बास्तील जेल का आप दृश्य देख रहे हैं, किस तरह से लोग आए और उन्हें इस जेल पर, एक जेल नुमा किला था, ये किला था, इसकी जेल बनाई हुई थी, आक्रमण किया और इसको तहस नहस कर दिया। ये भी बास्तील जेल के नष्ट होने का एक दृश्य है। गांव-गांव भी यह अफवाह फैल गई कि जब बास्तील पर आक्रमण हुआ तो गांव-गांव भी यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने लठैतों को बुला लिया है और वे पक्की फसलों को नष्ट करने के लिए निकल पड़े। जो उनकी फसलें थी वो उनको नष्ट करना चाहते हैं। इससे डरकर किसानों ने जागीरदारों के किलों पर आक्रमण करके अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी सभी कागजों को जलाकर राख कर दिया। ऐसी स्थिति में जागीरदार अपनी जागीरों को छोड़कर भाग गए। जनता के विद्रोही होने पर लुई 16वें ने आखिरकार नेशनल असेंबली को मान्यता दी। जो सारा का सारा जब फ्रांस आंदोलित हो उठा, जगह जगह आंदोलन हो गए और आंदोलन की जो आग थी वो गांव-गांव पहुंच गई और गांव में जागीरदारों को लोगों ने मार डाला या फिर भगा दिया उनका गांव से और उनके अन्न भंडारों पर कब्जा कर लिया। तो राजा के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए जनता के विद्रोही होने पर लुई 16वें ने आखिरकार नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, मतलब कानून बनाने वाली संस्था उसको मान लिया और इस बात को मान लिया कि उसकी शक्तियों पर अब संविधान के अनुसार नियंत्रण होगा, क्योंकि वास्तव में नेशनल असेंबली की स्थापना राजा की शक्तियों को कम करने के लिए, संविधान बनाने के लिए की गई थी। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने करों सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। अंडरलाइन कीजिए कि कब जो है सामंती व्यवस्था को खत्म किया नेशनल असेंबली ने। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने करों सामंती व्यवस्था, जो जागीरदारी प्रथा थी वहां पर, उसको खत्म कर दिया। पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों को भी खत्म कर दिया गया। पादरी वर्ग को विशेष अधिकार मिले थे, उसमें आपको एक अधिकार बताया गया था कि उनको कर देने का अधिकार नहीं था, तथा चर्च के कब्जे वाली जमीन को जब्त कर लिया गया। 1791 में नेशनल असेंबली ने नया संविधान तैयार किया। फिर याद करने वाला पॉइंट है, याद कीजिए, अंडरलाइन कीजिए कि कब नेशनल असेंबली ने नया संविधान तैयार किया। तो 1791 में नेशनल असेंबली ने फ्रांस का नया संविधान तैयार किया। इस संविधान के अनुसार शक्तियां एक व्यक्ति को न देकर विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को दी गई। यानी कि सरकार के 3 अंग होते हैं और तीनों अंगों, एक राजा को शक्तियां न देकर अलग अलग अंगों को शक्तियां दी गई। कानून बनाने की शक्तियां विधानपालिका को दी गई, कानूनों को लागू करने की जो शक्ति थी वो कार्यपालिका को दी गई और कानून तोड़ने वालों को सजा देने की जो शक्ति थी वो न्यायपालिका को दी गई। ये आप नया संविधान देख सकते हैं, डेक्लेरेशन है जो उसके बाद वहां पर लागू हुआ था। इसके अलावा संविधान में निम्नलिखित बातें कही गई थी। जो नया संविधान बना था एक महत्वपूर्ण संविधान था, क्योंकि इसमें नागरिक अधिकारों का वर्णन किया गया था, व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की बात कही गई थी। तो जो संविधान में बातें कही गई थी उसमें से कुछ बातें इस प्रकार है। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार भी समान होते हैं। तो समानता की बात और स्वतंत्रता की बात इस संविधान में कही गई थी। स्वतंत्रता का अर्थ उन कामों को करना है जिनसे दूसरों को कोई नुकसान न हो। व्यक्ति वहीं तक स्वतंत्र है या वही काम करने के लिए स्वतंत्र है जिससे दूसरों को कोई नुकसान न हो। तीसरा, समाज के लिए किसी भी हानिकारक काम पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है, राजा के पास नहीं होता है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है कि जो भी कानून बनाए जाते हैं वो वास्तव में लोगों की इच्छा होती है, इसलिए वो कानून बनाए जाते हैं। तो कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। सभी नागरिकों को इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है, क्योंकि कानून नागरिकों पर ही लागू होते हैं, इसलिए इनको बनाने का अधिकार भी नागरिकों के पास होना चाहिए। 5वीं जो संविधान में महत्वपूर्ण बात कही गई थी वो थी कि कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई पादरी नहीं है, कोई अमीर व्यक्ति नहीं है। अगर 2 व्यक्तियों ने एक जैसा अपराध किया है तो कानून द्वारा उनको समान सजा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर व्यक्ति को छोड़ दिया जाए और गरीब व्यक्ति को सजा दे दी जाए।
छठा जो महत्वपूर्ण उसमें बात कही गई थी, प्रत्येक व्यक्ति बोलने, लिखने और छापने के लिए स्वतंत्र है। तो फ्रांस की क्रांति के बाद जो नया संविधान बना था वो वास्तव में आगे आने वाले समय के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो एक महत्वपूर्ण क्रांति थी जिसने क्रांति के बाद लोगों को स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार दिए थे, इसलिए इसको आपकी पुस्तक में शामिल किया गया है। सातवीं जो महत्वपूर्ण बात संविधान में कही गई थी, कानूनी प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को या किसी दूसरे के कहने पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि उसने कोई अपराध किया है तो कानून के अनुसार ही उसे दोषी ठहराया जाएगा, किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं, और कानून के बिना या कानून की आज्ञा के बिना उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आठवीं महत्वपूर्ण बात, सेना और प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए कर लगाना जरूरी है। इसमें इस संविधान में भी इस बात को माना गया था कि सरकार के जो प्रशासन के जो दिन प्रतिदिन के खर्चे होते हैं उनको चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसा जो है वो कर लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। जो एक महत्वपूर्ण बात कही गई थी वो ये कही गई थी कि सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की आय ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा कर लगाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस में था कि जो धनी लोग थे उन पर टैक्स नहीं लगते थे, पादरी लोग थे उन पर टैक्स नहीं लगते थे, और गरीब किसान थे जो या गरीब मजदूर थे वो ही सारे टैक्स देते थे। तो इस संविधान में कहा गया कि नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। नवीं महत्वपूर्ण बात, संपत्ति का अधिकार एक पवित्र अधिकार है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। कहने इस संविधान में इस बात को माना गया कि संपत्ति जो है वो व्यक्ति का पवित्र अधिकार है और हर व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है। दसवीं महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक सरकार का उद्देश्य व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों, इसमें व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार माने गए कि प्रत्येक सरकार का उद्देश्य व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों जैसे स्वतंत्रता, संपत्ति और शोषण के विरुद्ध अधिकार की रक्षा करना है। ये व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार बताए गए। इस प्रकार नए संविधान के अनुसार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। 2 बातें आई हैं। जो नया संविधान बना क्रांति के बाद तो उसमें संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। राजतंत्र का मतलब है राजा का शासन। राजा का शासन तो रहा, लेकिन राजा के लिए संविधान के अनुसार चलना जरूरी कर दिया गया। जब राजा अपनी इच्छा अनुसार न चले बल्कि संविधान में जैसा लिखा गया है संविधान के अनुसार वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, तो ऐसी शासन प्रणाली को संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। तो नए संविधान के अनुसार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। 1791 में बने नए संविधान के अनुसार कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा गया। तो अब राजा से शक्तियां ले ली गई और कानून बनाने की जो शक्तियां थी वो नेशनल असेंबली को सौंप दी गई, जिसमें 745 सदस्य होते थे। याद रखना है नेशनल असेंबली में कुल कितने सदस्य होते थे और इसका काम क्या था, कानून बनाना। अब राजा कानून नहीं बनाएगा बल्कि नेशनल असेंबली कानून बनाएगी। ये सदस्य 745 के 45 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, मतलब जनता इनको सीधे नहीं चुनती थी, लेकिन चुनाव में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो चुनाव में लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था वो सबको नहीं था। किनको था? 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार था, केवल उन्हीं पुरुषों को। इसका मतलब महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं, और उनकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा। तो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते थे। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि किन को वोट देने का अधिकार। 25 साल से अधिक उम्र वाले केवल उन्हीं पुरुषों को, उन्हीं आदमियों को
जो कम से कम 3 दिन की मजदूर, जो भी वहां मजदूरी तय की गई थी, उस मजदूरी के बराबर जो टैक्स देते हो, 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो टैक्स देते हो। बाकी पुरुषों इसके अलावा जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स नहीं देते थे, जो बाकी बच गए पुरुष और सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। हालांकि लुई 16वें ने नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन फिर भी फ्रांस की स्थिति तनावपूर्ण ही बनी रही। क्यों? इसका कारण यह था कि लुई 16वें की प्रशा, उसमें जर्मनी का भाग था वो, कि राजा से गुप्त बातचीत चल रही थी। वह जर्मनी के राजा की सहायता से फ्रांस में फिर से राजतंत्र की स्थापना करना चाहता था, क्योंकि कोई भी राजा ये नहीं चाहता कि उसकी कुर्सी इस प्रकार से छीन जाए। हालांकि उसने आधे मन से संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन फिर भी फ्रांस की स्थिति तनावपूर्ण थी, क्योंकि राजा जो था वो जर्मनी के राजा से गुप्त बातचीत चला रहा था ताकि वो फिर से राजतंत्र की स्थापना कर सके। इसलिए अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जो कानून बनाने वाली संस्था थी वहां पर, जब उसको इस बात का पता लगा कि राजा जो है लुई 16वां जर्मनी से गुप्त बातचीत कर रहा है, तो नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पूरे देश से लोग सेना में भर्ती होने के लिए पेरिस में इकट्ठा होने लगे। पेरिस की तरफ कूच करते समय लोगों ने देशभक्ति के जो गीत गाए थे, उनमें से एक गीत कवि रोजेट दी लाइल की कविता मार्सिले भी थी। क्योंकि जब लोग सेना में भर्ती, जब आक्रमण की घोषणा कर दी गई दोनों देशों के, प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, तो सेना में भर्ती होने के लिए लोगों को बुलाया गया। तो जब सेना में भर्ती होने के लिए लोग देश के अलग अलग भागों से पेरिस की तरफ आ रहे थे, तो वो देशभक्ति के गीत गाते हुए आ रहे थे। उनमें से एक गीत जो था कवि रोजेट दी लाइल की कविता मार्सिले भी थी, इसलिए इस गीत का नाम मार्सिले हो गया, जो आज फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो द फ्रेंच नेशनल एंथम मार्सिले, ये लिखा हुआ चित्र आप देख रहे हैं, तो ये उस समय गाया गया था और उसके बाद इसको फ्रांस का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। इन युद्धों से जनता को भारी हानि हुई तथा उसे अनेक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के युद्ध पर चले जाने के कारण काम की सारी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर आ गई। पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।